बीबीसी दुनिया में आज देखिए, फिर खुली जंग की कगार पर ईरान और इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे पर दागी मिसाइलें। ईरान को दी ट्रंप की नसीहत के बाद भी जारी रहे हमले। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर ने की इजराइल के हालिया हमले की खत्म होने की घोषणा। 2 दिन के दौरे पर उत्तर कोरिया पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्या इस देश पर रूस से ज्यादा प्रभाव बढ़ाना चाहता है चीन, या कुछ और है मकसद? यूक्रेन में जारी जंग के दौरान कैसे रूसी सेना में भर्ती होने के बाद फंस गए हैं कई अफ्रीकी लड़ाके, दिखाएंगे युद्धबंदियों की तकलीफों की दास्तान। और मेडिटरेनियन सी में दिखी एक दुर्लभ व्हाइट शार्क, दिखाएंगे शार्क को फिल्माने वालों ने क्या कहा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज उस खबर से जिससे फिर युद्ध के खतरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद पहली बार ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं। रविवार रात उत्तरी इजराइल पर पहले ईरान से हमले हुए और फिर इजराइल को राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान पर हमले किए। और ईरान का कहना है कि इजराइल ने लेबनान में हुए सीज फायर का बार बार उल्लंघन किया है, जिसके जवाब में उसने ये हमले किए हैं। रविवार सुबह इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद वो हथियारबंद संगठन है जिसे ईरान का समर्थन हासिल है और वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। फिर ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने उत्तरी इजराइल में मिसाइलों से हमले किए और IRGC ने साथ ही ऐलान किया कि पूरे हफ्ते के लिए लगातार होने वाले हमलों की शुरुआत भर रही है। ईरान के मिसाइल हमलों पर इजराइल ने दावा किया कि सारी ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। और IDF के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने कहा है कि इजराइल ईरान की तरफ से और हमलों के लिए तैयार है। इजरायली सेना पूरे लेबनान में अपना ऑपरेशन जारी रखेगी और हिजबुल्लाह पर और जोरदार हमले होंगे, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल को जवाब देते हुए कहा कि लेबनान और ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो जवाब बड़ा और निर्णायक होगा। हालांकि बाद में ईरानी सेना ने कहा कि वो इजराइल पर हमले तो रोक रही है, लेकिन लेबनान में इजराइल ने फिर हमले किए तो फिर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हम इन बिगड़ते हालात पर और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए बीबीसी संवाददाता निक जॉनसन की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कि बीती रात आखिर हुआ क्या। अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच हुए नाजुक से सीज फायर के बीच ईरान ने इसराइल की ओर पहली बार मिसाइलें दागी। इसराइल के हाइफा शहर के पास आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसराइली सेना ने कहा कि उसने ईरान के पश्चिम और केंद्र में ईरानी सैन्य टारगेट्स पर जवाबी हमले किए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि मिसाइल हमले उस कार्रवाई की शुरुआत है जो हफ्ते भर चलने वाली है और ये लेबनान में इसराइली सैन्य कार्रवाई का जवाब भी है। अगर इसराइल इलाके में अपने हमले बढ़ाता है या फिर ईरान के खिलाफ हमले करता है तो उसे इससे भी ज्यादा नाकामयाबियां देखनी पड़ेंगी और इसराइली शासन और उसके समर्थकों पर तबाही मचाने वाले हमले किए जाएंगे। ईरान की राजधानी तेहरान के कुछ हिस्सों में लोग इसराइल पर हुए इस हमले का जश्न मनाते दिखे। हमें फख्र महसूस हुआ कि ऐसी क्षमता अभी भी है और हमारे अधिकारियों के पास फैसले लेने की ताकत भी है ताकि वो इसराइल और अमेरिका को करारा जवाब दे सकें और पीछे न हटें। ईरान के मिसाइल लॉन्च से पहले इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण में हमले किए और ऐसा अमेरिका की अगुवाई में लेबनान और इसराइल के बीच हुए संघर्ष विराम में पहली बार हुआ। इसराइली सेना लेबनान में काम करती रहेगी और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले और तेज करेगी। हम इसराइली नागरिकों पर हो रहे हमलों को जारी नहीं रहने देंगे। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जोर देकर कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ एक परमानेंट डील करने के बेहद करीब हैं और ईरान का कहना है कि इस डील का दारोमदार इसराइल पर है और उसे लेबनान में अपनी कार्रवाई रोकनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से अपील की कि वो ईरानी हमलों का जवाब ना दे और फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्हें ईरान के साथ हुई अमेरिका की डील माननी होगी क्योंकि यहाँ फैसले सिर्फ मैं यानी डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं।
इसराइल की जवाबी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ होने वाली डील का साफ तौर से उल्लंघन करती है। इस संघर्ष को शुरू हुए 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और ईरान और इसराइल के ताजा हमले अमेरिकी प्रभुत्व की सीमाएं परख रहे हैं और क्षेत्र में शांति को अस्थिर कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता निक जॉनसन की रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच हुए इस संघर्ष के बाद हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। रॉकेट से हमलों का सिलसिला कई घंटों से जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही पक्षों से कहा है कि वो हमले रोके। उन्होंने लिखा कि ईरान और इजराइल तुरंत सीज फायर चाह रहे हैं और शांति की कोशिशें जारी हैं, मगर बेवकूफ़ी और नासमझी इसके रास्ते में आ रही है। ब्लॉकेड तब तक जारी रहेगा जब तक फाइनल डील ना हो जाए। उम्मीद है चीज़ें जल्द ठीक होंगी। तेहरान से सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के सेंटर से बड़े बम धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। वहाँ स्कूलों को बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। ये आज सुबह इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में पहले हुए ईरानी हमले में दागे गई मिसाइल के टुकड़े। ये अभी पता नहीं चला है कि इसका निशाना क्या था, लेकिन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कहा है कि उन्होंने 2 इजरायली एयरबेस के साथ साथ हाइफा में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया है। वहीं इजराइल ने भी ईरान के पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्शियन गल्फ में बनी ये पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। इस बीच यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल की ओर एक मिसाइल दागी और कहा है कि वो रेड सी में इजराइल के से जुड़े शिप्स का आना जाना पूरी तरह रोक देंगे। इस बयान के जारी होने के साथ ही हम रेड सी में इजरायली दुश्मनों के मैरीटाइम नेविगेशन पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान करते हैं और दुश्मनों की कोई भी गतिविधि हमारी सेनाओं के लिए टारगेट की वजह बनेगी। मिडिल ईस्ट में बने ताज़ा तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बेंट क्रूड ऑयल की कीमत 5% से ज़्यादा बढ़ गई है और ये लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। एक तरफ तो दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान में कोई पीस डील होगी जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बना गतिरोध टूटेगा, फिर से तेल की कीमतें सामान्य होंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवेन मिडिल ईस्ट में बने तनाव और इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। The Middle East is in turmoil on every level right now. मिडिल ईस्ट में इस वक्त हर तरफ से उथल पुथल मची है और ऐसे कोई भी संकेत नहीं है कि आगे हालात शांत होंगे। Decision by the United States and Israel, by their leaders. अमेरिका और इसराइल और उनके लीडर्स ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से ईरान पर 28 फरवरी को हमले करने के फैसले ने इन हालात को एक नया रुख दे दिया है। New chapter. इसके नतीजे कुछ दिनों या हफ्तों में सामने नहीं आने वाले। आप जानते हैं कि हम में से कुछ लोग जो मीडिया से जुड़े हैं, जो ऐसी चीजों को लेकर थोड़े बेताब हो जाते हैं। This is something that's going to play out over a generation. ये कुछ ऐसा है जिसके नतीजे एक पीढ़ी के बाद तक दिखाई देंगे। यूएई जैसे खाड़ी देशों की बात करें तो उनका बिजनेस मॉडल और भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस इलाके में स्थिरता बनी रहे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। That is not happening anymore. और 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे पर उत्तर कोरिया गए हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में वहां के नेता किम जोंग उन और उनकी पत्नी ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। चीन से रवाना होने से पहले उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते की तारीफ की, इसे अटूट दोस्ती कहा। और ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब उत्तर कोरिया, जो चीन का एक रणनीतिक रूप से अहम पार्टनर है, कुछ वक्त से रूस के करीब आ गया है। अब चीन इस पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेक क्वान। पिछली बार जब शी जिनपिंग प्योंगयांग आए थे तब ये जगह बिल्कुल अलग थी। उसके बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। अब इन दोनों नेताओं के पास दुनिया को ये फिर से दिखाने और साबित करने का मौका है कि उनके रिश्ते अब भी बेहद मजबूत हैं। उस समय के बाद सबसे बड़े बदलावों में से एक ये है कि उत्तर कोरिया के लिए अब रूस एक नया दोस्त है। साथ ही किम जोंग उन हथियारों और आर्थिक विकास के मामले में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसलिए ये किम जोंग उन के लिए सिर्फ शी जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि वो कितने ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। किम जोंग उन ये संदेश सिर्फ चीनी नेता को नहीं दे रहे हैं बल्कि वो इसका इस्तेमाल चीन से कुछ ठोस रियायतें हासिल करने के लिए भी करेंगे। चीन की सीमा के साथ व्यापार बढ़ सकता है। ये लंबे समय से उत्तर कोरिया की लाइफलाइन रहा है, इसलिए उम्मीद है कि किम जोंग उन वहां व्यापार बढ़ाने की मांग करेंगे। वो उत्तर कोरिया में ज्यादा चीनी पर्यटकों को भेजने की मांग करेंगे ताकि वहां हाल ही में बनाए गए स्की और बीच रिजॉर्ट्स में लोगों की संख्या बढ़ सके। और बात यूक्रेन की।
यूक्रेनी सरकार ने बीबीसी को बताया है कि अब रूसी सेना में करीब 3000 अफ्रीकी फाइटर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर को अवैध रिक्रूटमेंट एजेंसियों ने रूस में अच्छी नौकरी और तनख्वाह देने का वादा करके यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए या तो गुमराह किया या मजबूर किया। इनमें से कई लोगों की मौत हो गई है, कुछ लापता हैं, कुछ कर्ज में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार जिस गरीबी से बाहर निकलना चाहते थे उसी में और धंस गए हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सैमी अवामी की रिपोर्ट। वो बेहतर भविष्य की तलाश में रूस आए थे, लेकिन अब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कतारों में खड़े लिख रहे लोगों में अफ्रीकी पुरुष भी हैं, जिन्हें पश्चिमी यूक्रेन में युद्धबंदी बनाकर रखा गया है। यूक्रेन महीने में एक बार मीडिया को यहाँ आने की इजाजत देता है। वो इसे पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के सबूत के तौर पर पेश करता है। रिचर्ड कानू अपने पश्चिमी अफ्रीकी देश सियरा लियोन से यहाँ आए थे। उन्हें लगा था कि यहाँ उन्हें बेहतर मौके मिलेंगे। उनका कहना है कि 17 साल सेना में काम करने और महीने में $100 से भी कम कमाने के बाद रूस का प्रस्ताव ठुकराना मुश्किल था। जब कोई मुझे करीब $15,000 देने की बात करे और कहे कि हर महीने मुझे करीब $2,000 मिलेंगे, तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अगर आपको यहाँ से रिहा कर दिया जाए और ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं 100% रूस वापस जाना चुनूंगा। सियरा लियोन के मुकाबले रूस में जिंदगी बेहतर है। रिचर्ड का कहना है कि उन्हें लगा था कि वो सिक्योरिटी की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें मिलिट्री कैंप में काम करना है। रूस पर यूक्रेन पर बिना उकसावे के हमला शुरू करने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि रूस इसे खारिज करता है। उसका कहना है कि उसने रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की सुरक्षा और नेटो से बढ़ते सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए ये कार्रवाई की। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई उनमें से कई का कहना था कि वो रूस लौटना चाहेंगे, जरूरी नहीं कि जंग लड़ने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने देश वापस जाना अब उन्हें विकल्प नहीं लगता। मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं रूस वापस जाऊंगा। लेकिन यूक्रेनी अधिकारी कुछ और मानते हैं। उनका कहना है कि इनमें से कई लोग अब भी उस पैसे की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो उन्हें लगता है कि रूस में उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि जरूरी नहीं कि यूक्रेन इन्हें दुश्मन के तौर पर देखता हो। ये लोग रूस के इलीगल प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। कई बार उन्हें पढ़ाई के लिए रूस बुलाया जाता है और फिर अचानक वो खुद को जंग के मैदान में पाते हैं। मैं अब सीमा पार कर यूक्रेन से बाहर जाने वाला हूँ, लेकिन जिन अफ्रीकी युद्धबंदियों से मैं मिलने आया था वो अब भी यहीं फंसे हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो उन्हें नहीं रखना चाहता। रूस की मंशा साफ नहीं है और उनके अपने देशों ने भी उनकी मदद की बहुत कम कोशिश की है। जब मैं सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में रिचर्ड के घर पहुंचा तो ये समझना आसान था कि वो रूस में बेहतर जिंदगी की उम्मीद क्यों लगाए बैठे थे। अगर वो वहीं रहें तो भी मैं चाहूंगी कि वो सेना में वापस जाने के बजाय कोई और काम करें। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तब क्या होगा? लेकिन फिलहाल ये लोग ऐसी जंग में फंस गए हैं जो उनकी नहीं है और भविष्य ऐसा दिख रहा है जिस पर उनका कोई बस नहीं। बीबीसी संवाददाता सैमी अवामी की रिपोर्ट। और कीनिया की सरकार ने मार्च में कहा था कि वो रूस के साथ इस बात पर सहमत हुई है कि अब से कीनियाई लोगों की सेना में भर्ती नहीं होगी। रिचर्ड कानू सियरा लियोन से आते हैं। बीबीसी ने वहां की सरकार से पूछा कि क्या उन्होंने युद्धबंदियों को लेकर यूक्रेन की सरकार से बातचीत की है। उनका अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। और अब दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीपों में से एक मिंडानाओ में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। भूकंप के बाद इस इलाके के पास कई देशों ने सुनामी की चेतावनी जारी की। रूस के दबाव के बावजूद पश्चिमी देशों के समर्थक आर्मीनिया में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान की सरकार ने अहम चुनाव में जीत हासिल की है। माना जा रहा था कि ये चुनाव को देश की भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा था। इससे ये तय होगा कि आर्मेनिया पश्चिमी देशों के और करीब जाएगा या नहीं। 2023 में अजरबैजान के साथ सैन्य संघर्ष में आर्मेनिया की बड़ी हार के बाद ये देश का पहला राष्ट्रीय चुनाव था।
यूक्रेन की सेना के चीफ ने कहा है कि उन्होंने इस साल अपना 600 वर्ग किलोमीटर इलाका रूस के कब्जे से छुड़ाया है। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल के बाद रूस ने जितने यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा नहीं किया, उससे ज्यादा उसे गंवाना पड़ा है, और ऐसा 2 साल में पहली बार हुआ है। और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में डाइवर्स को पानी के अंदर एक अनोखी सी चीज दिखी। उन्होंने पानी के अंदर ग्रेट व्हाइट शार्क को देखा, उसे कैमरे में कैद किया। ग्रेट व्हाइट शार्क आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं, लेकिन भूमध्य सागर में पाए जाने वाले ये जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता हेलन ब्रिग्स की रिपोर्ट। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था से जुड़े इन डाइवर्स को भूमध्य सागर में एक हैरान करने वाली चीज मिली। ये उन्हें तब मिली जब वो डूबे हुए जहाज में फंसे मछली पकड़ने का जाल हटा रहे थे। नीचे उतरते वक्त उन्हें एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दी। डाइवर डर्क रिमर्स ने इसके बारे में बताया। जब हम 3 लोगों की टीम जहाज तक पहुंचने वाली थी, तभी हमने एक बहुत बड़ी शार्क देखी। कैमरा ऑपरेट करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं कैमरा नहीं चला तो मैं इस रेयर इवेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ये शार्क सिसिली और ट्यूनिशियन कोस्ट के बीच समंदर के काफी दूर वाले हिस्से में दिखी। उनका कहना है कि घबराने या डरने का कोई कारण नहीं है। ये मेरे लिए बताना जरूरी है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शार्क समुद्र के दूर वाले हिस्से में सेंट्रल मेडिटेरेनियन में दिखी। ये वैसे किसी बीच के पास नहीं थी जहां लोगों को खतरा हो। इस फुटेज का मकसद व्हाइट शार्क का शिकार बिल्कुल नहीं है। भूमध्य सागर में पाए जाने वाले ये जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। यहाँ काफी संख्या में शार्क हैं और ये अक्सर जाल में फंस जाती हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऐसे मामले से सरकार प्रोटेक्टेड समुद्री एरिया बनाने की तरफ बढ़ेगी, ताकि यहाँ पानी में दबाव झेल रही मछलियों को बचाया जा सके। और रविवार को ऐसा रंगीन सा नजारा था साओ पाउलो की मशहूर पालेस्ता एवेन्यू का। जहां शहर की 30वीं LGBTQ प्राइड परेड का आयोजन किया गया। ये ब्राजील की सबसे चर्चित सड़कों में से एक है। इस साल की थीम थी द स्ट्रीट कॉल्स, द बैलेट बॉक्स कन्फर्म्स, यानी सड़क बुलाती है, बैलेट बॉक्स इसकी पुष्टि करता है। इस थीम के जरिए उत्सव को राजनीतिक भागीदारी और चुनावी साल में अधिकारों की रक्षा के संदेश से जोड़ा गया। और बीबीसी दुनिया में आज इतना ही। कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। और अब देखिए बीबीसी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर का नया वीडियो अवतार दिन भर पॉडकास्ट। समय वहीं सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।